हेलो एवरीवन, दिस इज सागर सर। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ रिलेटेड टू एकेडमिक्स एंड मोटिवेशन। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर फिजिक्स 10th क्लास का, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सीधा आपके लिए लेके आया हूँ मैं जिज्ञासा की हैंडबुक से। आप लोग जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट है जिज्ञासा की हैंडबुक्स आपके लिए। अगर आपके उसके नोट्स आपके पास नहीं है तो जरूर लीजिए, जरूर परचेज कीजिए। बहुत सिंपल, बहुत यूनिक और बहुत अप टू मार्क, बहुत इजी हैं, बहुत कंसाइज हैं। आप लोग जरूर लीजिए उनके नोट्स। आपकी हैंडबुक बनाई हुई है सागर सर ने, यानी कि मैंने आपके लिए बहुत इजी नोट्स बनाए हैं। 3 और 4 बुक को कवर करके अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख के आप लोगों को दिए हैं, जो बहुत इफेक्टिव हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए या प्री बोर्ड या स्कूल के एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेंगे। परचेज कीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं तो वो लोग मुझसे कंसल्ट करके बुक को ले सकते हैं। राइट मैथ, साइंस और रीजनिंग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। राइट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए हमारे चैनल के साथ, और सारी वीडियोस देखने ना भूलें और सभी बच्चों को शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट या फिर लाइव अपडेट आपको मिलते रहे। राइट, तो जल्दी समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका अपना चैप्टर, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। नो बेटा, व्हाट इज ह्यूमन आई? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो आपकी ह्यूमन आई है वो किस पे वर्क करती है? वो आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करती है। किस पे वर्क करती है बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करती है। आपकी आंखों के अंदर कौन सा लेंस है? आपकी आंखों के अंदर बच्चों कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, जिसकी वजह से हम आसपास की चीजें देख पाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा सकता है वो होता है आपका अकोमोडेशन। कौन सा? अकोमोडेशन क्या होता है? तो अकोमोडेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी नॉर्मल ह्यूमन आई है वो पास के ऑब्जेक्ट भी और दूर के ऑब्जेक्ट भी क्लियरली देख सकती है। ठीक है, यानी कि पास के ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर सकती है और दूर के ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकती है? फोकस कर सकती है, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड बाय फोकसिंग द इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, यानी कि द एबिलिटी ऑफ द आई इज कॉल्ड अकोमोडेशन, यानी कि जो आपकी आंखों की पावर है दूर के ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए, उसे बोलते हैं उसके अकोमोडेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मैक्सिमम अकोमोडेशन होती है बच्चों आई की, वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपका जो आई है वो उससे ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर सकती, यानी कि आपको 25 सेंटीमीटर से पास का डिस्टेंस नहीं दिखा सकती। उससे ज़्यादा दिखाएगी तो आपकी आंखों का जो एक्वस ह्यूमर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक, तो हमारी आंखें बिना आंखों पे स्ट्रेन डाले कितना देख सकती हैं? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा देख सकती हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन विजन के लिए जो आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है बच्चों, वो 4 डायोप्टर होता है, और पास से पास आप कितना डिस्टेंस देख सकते हो? 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का डिस्टेंस आप देख सकते हो। Now the next topic arises, what is least distance of distinct vision? What is least distance of distinct vision? क्या होता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस आपकी एक आंख देख सकती है, एक ऑब्जेक्ट को देख सकती है आपकी आंखों पे बिना स्ट्रेस और बिना स्ट्रेन डाले, उसे बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और वो कितना हो सकता है आपका? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। अगर हम फार पॉइंट की बात करते हैं कि आपकी जो आई है वो कितना दूर से दूर देख सकती है, तो आपकी आई जो है वो दूर से दूर इंफिनिटी तक देख सकती है। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि दूर से दूर कितना देख सकती है? वो इंफिनिटी तक देख सकती है। ठीक है, जहां तक आपकी आंख की रीच जाती है। और जो नियर पॉइंट होता है, यानी कि पास से पास आपकी जो आई है वो कितना देख सकती है? 25 सेंटीमीटर। कितना देख सकती है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। दैट इज द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई। नाउ बात करते हैं रेंज ऑफ विजन की। अगर मैं रेंज ऑफ विजन की बात करूं,
रेंज ऑफ विजन का मतलब क्या है कि आपकी आंखें किस रेंज के बीच में देख सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, यानी कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन आई है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में देख सकती है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? लाइक करके वीडियो को जरूर बताते रहिएगा कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है बच्चों। Now what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of the object from the eye? इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करने पे क्या आंखों के अंदर का इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो जाता है? हम कहेंगे नहीं। इमेज डिस्टेंस बच्चों वो होता है जो आई लेंस और रेटिना के बीच का होता है। तो क्या आपके आंखों के अंदर का डिस्टेंस चेंज हो जाता होगा? हम कहेंगे नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होने की वजह से इमेज डिस्टेंस चेंज कभी भी नहीं होता, यानी कि आपका जो आई है वो लेंस को कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है इमेज को किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर, यानी लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी फोकस इमेज आपको रेटिना पे मिल जाती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होने पे इमेज डिस्टेंस कभी भी चेंज बच्चों नहीं होता। कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ह्यूमन आई, दैट इज द मेन टॉपिक। ह्यूमन आई आपका क्या होता है? ह्यूमन आई आपकी सिंपल स्केच आपको अपनी फिगर पे दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पे। देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो फ्रंट पार्ट होता है जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया कैसी शेप का होता है? कॉन्वेक्स शेप का होता है, ताकि जो सारी की सारी लाइट आपके कॉर्निया पे पड़े वो सारी की सारी कन्वर्ज हो जाएं आपके आई लेंस के ऊपर। आइरिस और प्यूपिल दोनों मिलके बच्चों क्या काम करते हैं? आइरिस और प्यूपिल दोनों मिलके लाइट की इंटेंसिटी को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। जैसे कि आपको पता है दिन के समय आपको ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए होती है, कम रोशनी चाहिए होती है, तो उस समय प्यूपिल का साइज छोटा होगा और आइरिस का साइज बड़ा होगा, ताकि जो आइरिस है वो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर दे। जितनी लाइट चाहिए उतनी लाइट आपकी आंखों के अंदर जाए। रात के समय क्या चाहिए आपको? ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए, तो रात के समय रोशनी ज़्यादा अंदर जाए, इसलिए प्यूपिल का साइज बड़ा होगा और आइरिस का साइज छोटा होगा। सिलेरी मसल्स क्या काम करती हैं? ये आपके आई लेंस के फोकस को एडजस्ट करने में मदद करती हैं। किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। आई लेंस आपको मैं बता चुका हूं कि आंखों के अंदर जो आई लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कन्वर्ज हो सके रेटिना के ऊपर। रेटिना क्या होती है? एक तरीके से स्क्रीन का काम करती है जिसके ऊपर आंखों की इमेज बनती है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ये सिग्नल आपकी आंखों के जो सिग्नल आंखों पे आते हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन पे जाते हैं, ताकि ब्रेन एनालाइज करे कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, और ब्रेन की हेल्प से आप सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। अगर मैं आईबॉल का अप्रॉक्सीमेट डायमीटर की बात करूं तो वो 2.3 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के बीच में होता है सभी लोगों का। अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो आंखों का डायमीटर होता है वो 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में बच्चों होता है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ आई मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार अपने नोट्स में देख लीजिएगा कि कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, ठीक है, सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, ये देख लीजिएगा अपने नोट्स में। मैं आपको सब चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, ठीक। रेटिना क्या होता है? रेटिना के अंदर दो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं बच्चों, रोड्स एंड कोन्स। तो ये रोड्स एंड कोन्स क्या करती हैं? रोड्स आपको रात में देखने में मदद करती हैं और कोन्स आपको दिन में देखने में मदद करती हैं। क्या मतलब है कि आपको जो रात में अंधेरे में दिखाई दे जाता है वो रोड सेल्स की वजह से दिखाई दे जाता है, जो आपको दिन में दिखाई दे रहा है वो कोन्स की वजह से दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात अगर मैं करूं कि अगर आपको कलर में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अगर आप कलर के बीच में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो वो भी आप कोन्स की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पता चले कि आपको रात को दिखाई नहीं दे रहा है, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिन्हें रात को दिखाई नहीं देता, यानी उनके आंखों के अंदर की रोड सेल्स खत्म हो गई हैं या कम होनी स्टार्ट हो गई हैं, जिन्हें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि रातों को दिखना बंद हो जाता है। अगर मैं कोन्स की बात करूं तो यानी कि जिन्हें कलर्स को पहचानने में दिक्कत होने लगती है, तो यानी कि उनकी आंखों की कोन सेल खराब होनी स्टार्ट हो गई हैं, कम होनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ब्लाइंड स्पॉट एक आंखों के अंदर एक ऐसा स्पॉट होता है जिसके ऊपर कोई भी इमेज नहीं बनती, और वो स्पॉट आपका ऑप्टिक नर्व के ऊपर होता है, क्योंकि वहां पे रेटिना नहीं होती आपकी, ठीक।
जो आपका कोर्निया और आई लेंस के बीच का जो स्पेस है वो एक वाटरी लिक्विड यानी कि एक ऐसे लिक्विड के थ्रू फिल्ड अप होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो आपका स्पेस आई लेंस और रेटिना के बीच में वो जेली लाइक सब्सटेंस से मिलके बना होता है, डेट इज कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, तो यानी कि जो आपके आंखों के आंसू हैं उसे एक्वस ह्यूमर बोला जाता है, और जो आपकी पूरी आई को सपोर्ट करता है, होल्ड करके रखता है, उसे वाइट्रियस ह्यूमर या विट्रियस ह्यूमर बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके आंखों के अंदर की जो लाइट है उसे कौन कंट्रोल करता है, तो आप बोलेंगे उसे आइरिस कंट्रोल करता है बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। तो आइरिस क्या काम करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपकी लाइट क्या करती है, जिसकी वजह से लाइट आपकी कंट्रोल होती है कि कितनी लाइट आपकी आंखों के अंदर जानी है और कितनी नहीं जानी है। ठीक है, तो दिन के समय आपकी बिल्कुल कम लाइट जाएगी और रात के समय आपकी ज्यादा लाइट जाएगी। रोड सेल्स मैंने आपको बताया कि एक ऐसी सेल्स हैं जो आपको रात में देखने में मदद करेंगी। ठीक है, आपको अंधेरे में दिखाई दे जाता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो आपको रोड सेल्स की वजह से दिखाई देगा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ रात को दिखाई देता है ज़्यादा, जैसे आपके नॉक्चुरल एनिमल्स होते हैं, जैसे कि उल्लू, आउल, उसे रात को अच्छे से दिखाई देता है, दिन में कम दिखाई देता है, यानी उसके अंदर जो ज़्यादा अमाउंट में जो सेल्स हैं वो कौन सी सेल्स हैं, रोड सेल्स हैं, जिसकी वजह से उसे रात में आसानी से दिखाई दे जाता है। आगे चलें, तो जो रोड सेल्स होती हैं वो आपकी ब्राइट लाइट में यानी कि दिन के समय वर्क नहीं करेंगी। अगर कोई आपसे पूछे क्या रोड सेल्स दिन में भी वर्क करेंगी, तो आप लोग बोलेंगे नहीं, रोड सेल्स आपकी दिन में मदद नहीं करेंगी देखने में। कोन सेल्स आपकी वही सेल्स होती हैं जो कोन शेप की होती हैं और आपको दिन में देखने में मदद करती हैं, और यही सेल आपकी कलर को विजुलाइज करने में भी मदद करेंगी, और कोन सेल्स आपकी रात में मदद नहीं करेंगी देखने में। ठीक है, नाउ बच्चों बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अब, डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि हमारे देखने में कमियां किस तरीके से हो जाती हैं, वो आते हैं आपके डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसे हम रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे आंखों के अंदर किसी वजह से डिफेक्ट हो जाने की वजह से होते हैं, लेंस के अंदर भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है बच्चों, तो कितने तरीके के डिफेक्ट होते हैं जिस वजह से जो लाइट है वो प्रॉपर्ली आपकी रेटिना के ऊपर कन्वर्ज नहीं हो पाती है। सबसे पहला है आपका मायोपिया। कौन सा, मायोपिया। मायोपिया को बच्चों शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि किसी पर्सन को पास का तो दिखाई दे रहा है पर दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो फार पॉइंट होता है किसका, जिसे पर्सन को मायोपिया है, वो इन्फिनिटी से कम होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, पर मायोपिया के केस में फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होता। ठीक, ये किस वजह से हो जाता है, या तो हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाए आई लेंस की, यानी कि जो आई लेंस है वो आपको कन्वर्ज करना बढ़ा दे अपनी लाइट को, और दूसरा ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, यानी कि जो आई बॉल है, आंखों की जो पुतलियां हैं वो और बड़ी हो जाए। तो मायोपिया को ऐसे लेंस से करेक्ट करते हैं जिसकी एबिलिटी डाइवर्ज करने की हो लाइट को, ताकि जो इमेज है वो प्रॉपर्ली किसके ऊपर बन जाए, रेटिना के ऊपर बन जाए। तो यानी कि एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी हो, और वो लेंस होता है बच्चों आपका कॉनकेव लेंस। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, ताकि कॉनकेव लेंस क्या काम करे, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर को कम कर दे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। मायोपिया पूछा जाएगा, डिफेक्ट ऑफ मायोपिया पूछा जाएगा, और करेक्टिव लेंस पूछा जाएगा, तो आप लोग मेरे हिसाब से आराम से कर लेंगे। राइट, आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन इज हाइपरमेट्रोपिया। बच्चों नेक्स्ट डिफेक्ट कौन सा आ रहा है आपके सामने, हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया को दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस और फायर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। इस डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों कि किसी पर्सन को दूर का दिखाई दे रहा है पर पास का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, किस वजह से हो सकता है कि
या तो लो कन्वर्जिंग पावर हो जाए आई लेंस की, कि आपका जो आई लेंस है उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाए, या आई बॉल आपकी छोटी हो जाए, ठीक, किसी भी वजह से हो सकती है। यानी कि इसमें जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 25 सेंटीमीटर नहीं है। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी कन्वर्जिंग पावर अच्छी हो, तो वो लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे हाइपरमेट्रोपिक आई को, किसी पर्सन को दूर का दिखाई देता है पर पास का दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से आपकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब तीसरा डिफेक्ट आपके सामने आ रहा है प्रेस बायोपिया। अभी बच्चों प्रेस बायोपिया जो होता है ये एक ओल्ड एज डिफेक्ट है, यानी जब ओल्ड एज हो जाती है, जब बूढ़े की तरफ हम लोग जाते हैं, तो जो सिलेरी मसल्स होती हैं जो आई लेंस को फोकस करने में मदद करती है इमेज को रेटिना के ऊपर, वो आपका इनफ्लेक्सिबल हो जाती है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि ना तो वो ठीक से कन्वर्ज कर पाएगी ना वो ठीक से डाइवर्ज कर पाएगी। कौन? आई लेंस, किसी भी का आई लेंस इमेज को फोकस नहीं कर पाएगा ठीक से रेटिना के ऊपर। तो इस डिफेक्ट को जो ठीक करते हैं वो बाइफोकल लेंस से ठीक करते हैं। किससे ठीक करते हैं? बाइफोकल लेंस, यानी ऊपर की साइड इसमें कॉनकेव होगा और नीचे की साइड इसमें कॉन्वेक्स होगा। सही बच्चों को क्लियर हो रहा है? थम्स अप जरूर दिखाएं, लाइक का बटन जरूर दबाएं और नए हैं तो शेयर का बटन जरूर दबाएं और सबको शेयर भी करें, ठीक है। नाउ डिफेक्ट ऑफ विजन। अब डिफेक्ट ऑफ विजन को हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। जैसे आपको मायोपिया की एक डायग्राम दिखा रखा है कि किसी पर्सन को मायोपिया है, ठीक है। मायोपिया का मतलब क्या समझा था हमने कि उसे पास के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब जो दूर से जो रेज आ रही हैं, दो रेज दूर से आके दिखाई दे रही हैं, वो रेटिना के ऊपर कन्वर्ज नहीं कर रही हैं। अब देखो हमने थर्ड वाले डायग्राम में क्या दिखाया है, पहले वाले डायग्राम में ये दिखाया है कि दूर से जो रेज आ रही हैं वो रेटिना पे कन्वर्ज ना होकर पहले कन्वर्ज हो रही हैं। दूसरे डायग्राम में दिखाया है जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो ठीक रेटिना के ऊपर कन्वर्ज हो रहे हैं। तीसरे डायग्राम में दिखाया कि हमने क्या करा, रेज के बीच में क्या पुट कर दिया, एक कॉनकेव लेंस पुट कर दिया ताकि रे आपकी डाइवर्ज हो और पावर के हिसाब से जो आपकी इमेज है वो किस पे बने, आपकी रेटिना पे बने, बाय कन्वर्जिंग द लाइट ऑन द रेटिना, ठीक। नाउ हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम देखिए आपकी स्क्रीन पे। पहले आपको दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं उसकी इमेज आपको ठीक रेटिना पे बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बन रही है। क्यों? क्योंकि आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो गई है, राइट स्टूडेंट। तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी कन्वर्जिंग पावर हो, और वो कन्वर्जिंग पावर किसकी होती है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसलिए हाइपरमेट्रोपिया ठीक करने के लिए हमने इन बिटवीन द लाइट क्या लगा दिया है, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है, ताकि जो इमेज है वो ठीक से किस पे फोकस हो, रेटिना के ऊपर। सही बच्चों क्लियर हो रहा है? आगे चलें, चलिए। ना ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, दो हाइपरमेट्रोपिया मेट्रोपिया के लिए। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो रहा है क्वेश्चन। जो नियर पॉइंट दे रखा है बच्चों हाइपरमेट्रोपिक आई का वो 1 मीटर दे रखा है। इसका क्या मतलब है, जो इमेज बन रही है किसकी हाइपरमेट्रोपिक आई की वो 1 मीटर पे बन रही है। अगर मैं उसे सेंटीमीटर में करूँ तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज जो बनेगी वो आगे की साइड बनेगी, तो इसलिए हमने माइनस में लिया हुआ है, माइनस का 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। अब आपको नेचर और पावर बतानी है बच्चों। पावर बताने के लिए फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, तो हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। कौन से फॉर्मूले से? हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी बच्चों, वो हम निकालेंगे लेंस फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन आपको नियर पॉइंट कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दे रखा है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो इसलिए -25 सेंटीमीटर। अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगाता हूं बच्चों, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। देखिए हमने लेंस फॉर्मूला लगाया तो ये आ जाएगा आपका 1/f = माइनस का 1/100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/f की वैल्यू 3/100, यानी कि 3, अगर आप f की वैल्यू निकालते हैं तो 33.3 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ बच्चों आएगी। अगर मैं पावर निकालता हूं तो पावर क्या हो जाएगा, 1/f, तो यानी 1/f की वैल्यू कितनी थी आपकी 3/100। मीटर में निकालेंगे तो मीटर में आपकी आ जाएगी 3 डायोप्टर। कितनी आ जाएगी बच्चों पावर, 3 डायोप्टर, ठीक है। तो नेचर ऑफ द लेंस, अगर आपकी पावर कैसे आई है, पॉजिटिव आई है, तो
तो नेचर ऑफ द लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि आप जानते हो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है और पावर आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, और नेचर ऑफ द लेंस कौन सा हो जाएगा आपका, कॉन्वेक्स। सही बच्चों, क्लियर हो रहा है? आगे चलें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मायोपिया के ऊपर है। अब जो फार पॉइंट है बच्चों मायोपिया का वो कितना है, 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, ठीक है। तो यानी कि इमेज डिस्टेंस जो इमेज बन रही है वो इस बार -80 सेंटीमीटर पे बन रही है, और आप जानते ही हो कि जो फार पॉइंट होता है एक आई का वो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने क्या रख लिया है, इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो आपको टेढ़ा एड बना हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये इन्फिनिटी का साइन होता है। तो अब आप लेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। पुट करेंगे -1/80 - 1/infinity = -1/80, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है 1/infinity की वैल्यू 0 होती है, तो -1/80 आ जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -80 सेंटीमीटर। अगर मैं फोकल लेंथ निकालना चाहूँ तो फोकल लेंथ आपकी निकल गई -80 सेंटीमीटर, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जब फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में होती है 100/f, तो माइनस का 100/80 यानी कि माइनस का 1.25 डायोप्टर। अब जैसे कि आपको पता चल रहा है कि फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव है, फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव कौन से लेंस के लिए होती है बच्चों, कॉनकेव लेंस के लिए होती है। कौन से लेंस के लिए होती है, कॉनकेव लेंस के लिए, इसलिए नेचर ऑफ द लेंस तो बच्चों कॉनकेव लेंस आ जाएगा, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, माइनस के 1.25 डायोप्टर, ठीक है। सही बच्चों, क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक? बताते रहिएगा लाइक करके, और हाँ शेयर जरूर करिएगा सभी बच्चों को, ताकि ये चैप्टर सभी बच्चे क्लियर कर पाएँ। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो इसी चैप्टर में से यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आप डेफिनेटली उन्हें पेपर में कर पाएंगे। इसी वीडियो के थ्रू, इसी सिंगल वीडियो के थ्रू आप लोग इस चैप्टर को पेपर के लिए पूरा कर लेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पढ़िए, यहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैटरैक्ट। बच्चों आपने मोतियाबिंद की बीमारी सुनी होगी, बहुतों के मुंह से मोतियाबिंद की बीमारी सुनी होगी। क्या होती है मोतियाबिंद की बीमारी, इंग्लिश में बोलते हैं कैटरैक्ट। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे आंखों की जो पुतलियां हैं, जो आपका कर्वेचर है, उसके चारों तरफ क्या जम जाती है, एक वाइट कलर की लेयर जम जाती है, क्लाउडी लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो विजन है वो ब्लड होना स्टार्ट हो जाता है, धुंधला होना स्टार्ट हो जाता है, हमें धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड कैटरैक्ट। ये इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है अगर हम केयर ना करें मोतियाबिंद को, कि हमारे आंखों की विजन भी जा सकती है। तो कोई क्या लेंस से ठीक कर सकता है, कहाँ से करेगा लेंस ठीक, क्योंकि ये तो आंखों के अंदर ही है और लेंस तो बाहर लगाए जाते हैं, तो किसी लेंस से हमारा कैटरैक्ट ठीक नहीं होगा। तो कैटरैक्ट के लिए आपको क्या करानी पड़ेगी बच्चों, कैटरैक्ट के लिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो उस सर्जरी से या लेजर टेक्निक से हमें उस क्लाउडी लेयर को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका कैटरैक्ट ठीक हो पाएगा। तो कैटरैक्ट आपका किसी भी लेंस से ठीक नहीं होगा। समझ में आ रहा सही बच्चों को? आगे चलें, ठीक है। नाउ वी हैव एडवांटेज ऑफ हैविंग 2 आईज इंस्टेड ऑफ 1। हमारे पास एडवांटेज है बच्चों किस चीज़ की, कि हमारे पास 2 आंखें हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक तो उसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं एक आंख से देखता हूँ तो सिर्फ मुझे 150 डिग्री दिखाई देता है, लेकिन अगर मैं दोनों आंखों से देखता हूँ सामने की तरफ तो मुझे 180 डिग्री दिखाई देता है, ठीक है। तो 2 आंखें होने का ये फायदा हो सकता है। और दूसरा, मैं किसी भी डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली जज कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब है कि मेरी दोनों आंखों के बीच में बहुत कम गैप है। अगर मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो मुझे बहुत फाइन दिखाई देगा, अगर मैं किसी चीज़ को एक आंख से देख रहा हूँ तो हो सकता है मुझे फाइन दिखाई ना दे, लेकिन अगर मैं दोनों आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे बहुत फाइन दिखाई देगा। तो ये एडवांटेज होती है 2 आंख की इंस्टेड ऑफ 1। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स आउट टू बी दैट इज ग्लास प्रिज्म। ये आपको ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म दिखाई दे रहा है, ठीक है, PQR। इसके ऊपर जो रे जाके पड़ेगी, इंसिडेंट करेगी, ये भी उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। अब लाइट आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि BC की तरफ को लाइट क्या कर गई, बेंड कर गई। उसके बाद फिर जाएगी डेंसर से रेयर मीडियम में, तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन द फॉर्म ऑफ इमर्जेंट रे। तो जो रे आपके प्रिज्म से बाहर निकलती है उस रे को बोलते हैं बच्चों इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं उस रे को, इमर्जेंट रे, ठीक। अब जो इंसिडेंट रे है जो बिल्कुल सीधी जाती अगर प्रिज्म ना होता,
ठीक है। अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये इंसिडेंट रे कैसे जाती है, बिल्कुल सीधी जाती, राइट। अब प्रिज्म आने की वजह से ये कहां से गई, जहां से इमर्जेंट रे जा रही है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि प्रिज्म की वजह से जो लाइट में आपका डेविएशन आया उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, जो आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में है, ठीक है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिस्पर्जन क्या होता है। जब भी एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट, जब भी एक व्हाइट लाइट आपके ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी तो वो स्प्लिट हो जाएगी कितने कलर में, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स में वो बैंड हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। यानी कि जो बैंड होता है 7 कलर्स का जो प्रिज्म के ऊपर मिलता है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं, जो 7 कलर्स आपके रेनबो के होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। VIBGYOR, that is called Vibgyor. These are the color 7 colors of rainbow and this is called the dispersion of light. The concept is called dispersion of light. तो dispersion of light क्यों होता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जो लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं, जो व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं उनकी डिफरेंट स्पीड होती है ग्लास प्रिज्म के अंदर, इसलिए वो क्या कर जाते हैं, डिस्पर्स कर जाते हैं अपनी अपनी स्पीड से। इसलिए आपको व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स दिखाई देते हैं जब वो ग्लास प्रिज्म के अंदर जाती है। तो सबसे कम डेविएट कौन करता है, रेड कलर सबसे कम डेविएट करता है, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है ग्लास प्रिज्म के अंदर। जो बहुत तेजी से जाएगा उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो बहुत कम से डेविएट करेगा, बहुत कम मुड़ेगा। वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट करता है, सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। तो क्यों, क्योंकि जो उसकी स्पीड है वो सबसे कम है ग्लास प्रिज्म के अंदर, उसकी जो स्पीड है वो सबसे कम है ग्लास प्रिज्म के अंदर, इसलिए वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा ग्लास प्रिज्म के अंदर। जैसे ही आपको रिकॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रम का क्या दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, तो देखो पहले आपको 2 प्रिज्म दिखाई दे रहे हैं, एक सीधा प्रिज्म एक उल्टा प्रिज्म। तो पहले प्रिज्म से लाइट जाएगी 7 कलर में क्या हो जाएगी बच्चों, बैंड हो जाएगी। उसके बाद जब मैंने दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया तो ये 7 रेज उस प्रिज्म पे जाके पड़ेंगी और वो सिंगल लाइट में व्हाइट लाइट पे दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू गिव व्हाइट लाइट। सही बच्चों क्लियर हो रहा है, यानी सिंगल लाइट से चली थी और सिंगल लाइट स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। जब मैं 2 प्रिज्म को, एक को सीधा और एक को उल्टा रखूंगा तो व्हाइट लाइट से चलेगी और व्हाइट लाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको इसका रीजन दे रखा है, आप लोग एक बार देख लेंगे कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है 7 कलर का, ठीक है, जो फर्स्ट प्रिज्म होता है, ठीक है, वो 7 कलर्स में लाइट को क्या करता है, बैंड करता है। जो दूसरा प्रिज्म होता है वो 7 कलर जो लाइट बैंड हुई है उसे सिंगल व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दिस इज द रीजन बिहाइंड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक। द नेक्स्ट इज दैट इज द रेनबो। क्या आपको रेनबो देखा है आप लोगों ने, रेनबो के अंदर कितने कलर होते हैं, रेनबो के अंदर आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे, दैट इज विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। तो आपको रेनबो क्यों दिखाई देता है, रेनबो एक आर्क होता है 7 कलर्स का जो आपको स्काई में नजर आता है। कब, जब आपने सुना होगा कि बारिश और धूप एक साथ निकलती हैं तो आपको रेनबो दिखाई देता है। रेनबो क्यों दिखाई देता है बच्चों, रेनबो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब वाटर की ड्रॉपलेट्स पे सनलाइट जाके पड़ेगी, जब वाटर की ड्रॉपलेट्स पे सनलाइट जाके पड़ेगी तो लाइट क्या करेगी, आपकी 7 कलर्स में बैंड कर जाएगी और आपको रेनबो दिखाई दे जाएगा। यानी कि इस जगह जो आपका टाइनी ड्रॉपलेट्स है वो एक्ट करता है किसकी तरह, वो एक्ट करता है प्रिज्म की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है, एक प्रिज्म की तरह। अगर कोई आपसे पूछता है कि रेनबो के अंदर प्रिज्म क्या है तो आप बोलेंगे रेनबो के अंदर जो प्रिज्म है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं। जितना ज्यादा बच्चों इसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा उतना ही आपको डार्कर रेनबो दिखाई देगा, ठीक। तो टाइनी ड्रॉपलेट जो होती हैं ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से सनलाइट क्या करती है 7 कलर्स में बैंड होती है और आपको रेनबो दिखाई दे जाएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सिंगल लाइट रेनबो पे जाके पड़ी, उसके बाद 7 कलर्स में बैंड हुई और आपकी आंखों पे 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो। इसके बाद बच्चों आपका टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है
तो लाइट जो है वो आपकी डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ लेयर से पास होकर आपके अर्थ के अंदर आती है, जिसकी वजह से डिफरेंट मीडियम होने की वजह से लाइट आपके डिफरेंट मीडियम से बेंड होती होती आपकी आंखों पे पड़ती है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाता है। जिसका सबसे पहला एग्जांपल है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? क्या आपको पता है कि स्टार ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है, व्हाई द स्टार्स गेटिंग ट्विंकल, स्टार ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आते हैं? क्योंकि आपको पता है जो लाइट है स्टार से वो डिफरेंट डेंसिटी ऑफ लेयर से पास होती हुई आपके आंखों तक आती है। तो यानी कि जब लाइट डिफरेंट डेंसिटी ऑफ लेयर से पास होती हुई आपके पास आएगी तो यानी कि बैंड होती होती आप तक आएगी आंखों तक, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि जो स्टार हैं बच्चों वो क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। Why the star twinkle but planet does not? अब स्टार ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो स्टार है पहली बात तो बहुत दूर है, प्लैनेट एज सच दूर नहीं है एज कंपेयर टू द अर्थ। दूसरी बात, जो स्टार है वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह दिखाई देते हैं, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि लाइट पॉइंट सोर्स से सीधा एक ही डायरेक्शन में आ रही है, बट प्लैनेट के अंदर मिलियंस ऑफ सोर्सेज हैं जिसके थ्रू लाइट आएगी, और वो जो सोर्सेज हैं वो एक दूसरे के लाइट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि उसके लाइट के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से आपस में लाइट कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपको प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आएंगे, पर स्टार आपको ट्विंकल करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, जिसका साइंटिफिक आंसर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप लोग इसे देख लेंगे और पेपर के लिए याद कर लेंगे। मैंने हिंदी में आपको समझा दिया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाई द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। अब स्टार वैसे इतने दूर हैं, आपको और क्यों दूर दिखाई देते हैं? क्योंकि आपको पता है आप जो देख रहे हैं वो डेंसर से रेयर मीडियम में देख रहे हैं। हम बच्चों हम पता है कहाँ रहते हैं, हम लोग डेंसर मीडियम में रहते हैं और जितना ऊपर जाएंगे उतनी डेंसिटी कम होती चली जाएगी एयर की। तो यानी कि हम लोग डेंसर से रेयर मीडियम में देख रहे हैं, तो लाइट आपकी जाएगी डेंसर से रेयर मीडियम में, तो बैंड करेगी बच्चों अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से और भी दूर। इसी वजह से स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से भी और दूर दिखाई देते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है एक्चुअल पोजीशन और स्टार सीम्स हायर, यानी कि डेंसिटी के हिसाब से आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो और दूर दिखाई देते हैं। नाउ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसका क्या मतलब है बच्चों कि आपको जो सूरज है वो सुबह 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है, ठीक है, एक्चुअल सनराइज से, और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है एक्चुअल सनसेट के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो जो टोटल डे टाइम है 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को, टोटल 4 मिनट का समय बढ़ जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, डे और आपको सुबह के समय का और शाम के समय का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कितना समय बढ़ जाता है, तो आप बोले 2 मिनट सुबह बढ़ जाती हैं और 2 मिनट शाम को बढ़ जाती हैं, टोटल मिला के 4 मिनट बढ़ जाती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेस बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, यानी कि लाइट का फैल जाना डिफरेंट डायरेक्शंस में, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटर लाइट को कौन करता है? ये करते हैं एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स, यानी जितने एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स स्ट्रॉन्गर होंगे उतनी ही लाइट आपकी ज़्यादा फैलेगी, यानी कि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स जो उसके पाथ में आते हैं लाइट के, वही लाइट को फैलाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसे बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल इन इट्स पाथ, यानी कि लाइट को स्कैटर करते हैं वो पार्टिकल जो उसके बीच में आते हैं, उसे टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। जैसे कि लाइट आपने देखी होगी एक डस्टी रूम से विंडो से अंदर की तरफ आती है और आपको सनलाइट के अंदर सारी की सारी डस्ट दिखाई देती है, तो वो डस्ट जो दिखाई दे रही है वो आपको टिंडल इफेक्ट यानी कि आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई दे रही है। या फिर कैनोपी ऑफ अ फॉरेस्ट, आपने कोई सीनरी देखी होगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको लाइट 2 पेड़ों के बीचों से फॉरेस्ट के अंदर से आती हुई नजर आ रही है और उसमें देखना आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे सनलाइट में। ये भी आपको बच्चों जो टिंडल इफेक्ट की वजह से या स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई दे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा लाइट कौन सी फैलेगी? आपने बोला वॉयलेट, पर मैं बोलूंगा वॉयलेट और इंडिगो इतनी ज्यादा फैल जाती हैं कि आपके रेंज ऑफ विजन से ही बाहर हो जाती हैं।
तो सबसे ज़्यादा जो लाइट फैली हुई आपको नज़र आती है वो होती है आपकी ब्लू लाइट। तो इसलिए आपको स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है और हमारी रेंज ऑफ विजन के अंदर आता है। ठीक है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी वो कलर आपको सबसे दूर तक दिखाई देता है, और सबसे पास तक जो कलर आपका है वो ब्लू दिखाई आपको देता है। और रेड कलर क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे फास्टर स्पीड है उसकी, तो इसलिए आपको बहुत दूर तक वो नज़र आ जाता है। नाउ जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो आपके स्कैटरिंग पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करती है, कि अगर पार्टिकल की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आपकी स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी, अदरवाइज आपकी स्कैटरिंग भी कम होगी। ठीक है, वाई द स्काई इज ब्लू। अब आपको स्काई ब्लू क्यों नजर आता है? जैसे अपने डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, वाई द स्काई इज ब्लू, जैसे सनलाइट आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी तो जो आपके एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, जो आपके एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर कर देंगे डिफरेंट डायरेक्शन में। और जब लाइट आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर होगी तो सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग वाला कलर है वो कौन सा है? आपका ब्लू। तो इसलिए आपका जो स्काई है वो आपको कैसा दिखाई देगा? ब्लू। ठीक है, जो लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर हो रही है वो है ब्लू, इसलिए बच्चों आपको जो स्काई है वो कैसा दिखाई देगा? ब्लू। ठीक है, नाउ इफ द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू। अब आपको जो स्काई है बच्चों वो डार्क क्यों दिखाई देता है ब्लू के बजाय? ठीक है, अब क्यों, कब दिखाई दे जाता है आपको? जैसे कि आप लोग जानते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, जो स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस से आपको जो स्काई है वो डार्क क्यों दिखाई देता है, वो ब्लू क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, वहां पे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। और जब एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल नहीं है, तो लाइट आपकी स्कैटर करेगी नहीं। और जब लाइट आपकी स्कैटर करेगी नहीं तो आपको जो स्काई है वो आपको ब्लू दिखाई देगा नहीं, क्योंकि लाइट स्कैटर नहीं कर रही है, राइट। तो वहां से आपको कैसा नजर आता है? स्काई और सराउंडिंग एरिया डार्क नजर आता है, ब्लैक नजर आता है। तो यानी कि जब भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइट स्कैटर नहीं करेगी। अब सारे के सारे जो डेंजर सिग्नल है बच्चों वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं? सारे डेंजर सिग्नल आपके रेड कलर के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, वो आपको बहुत दूर तक नजर आ जाते हैं, तो आपको खतरे की अंदेशा बहुत दूर से पता लग जाता है। इसलिए जो सारे डेंजर सिग्नल होते हैं बच्चों वो कैसे कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं, क्योंकि उस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम स्कैटर करते हैं और सबसे दूर तक आपको दिखाई दे जाएंगे, इसलिए डेंजर सिग्नल आपके रेड होते हैं। नाउ द सन अपीयर्स रेड एट द सनराइज एंड सनसेट। सन आपका रेड क्यों होता है सनराइज और सनसेट के टाइम में? क्योंकि आप जानते हो, ठीक है, जो आपका जब सन आपका बिल्कुल कोने पे होगा हॉरिजॉन के, या तो ईस्ट पे या बिल्कुल वेस्ट पे, तो अर्थ से कंपैरिजन में सबसे दूर होगा, यानी अर्थ के डिस्टेंस पे सबसे दूर होगा, या तो इधर कोने पे होगा या इधर कोने पे होगा। तो जो कलर आपको सबसे दूर तक दिखाई देगा वो कलर है आपका व्हाइट लाइट का, कौन सा? रेड। ठीक है, तो रेड, तो आप जानते हैं जैसे व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो जो कलर आपको सबसे दूर तक दिखाई देता है वो कलर है आपका कौन सा? रेड। इसलिए सन एंड द सराउंडिंग एरिया सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपको कैसा दिखाई देता है? रेड, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर वो कलर दिखाई देगा जो सबसे दूर तक ट्रेवल करता है। अब वो कलर कौन सा होता है आपका? रेड। इसलिए सन एंड द सराउंडिंग एरिया विल अपीयर्स रेड। ठीक है, नेक्स्ट, now the sun appears white at the when it is overhead in the sky. सन appears white when it is overhead in the sky। इसका क्या मतलब है बच्चों? कि सन आपको व्हाइट क्यों नजर आता है? जब वो ओवरहेड पे होता है, ठीक है, उस समय क्या होता है कि जो आपके सारे के सारे कलर्स हैं, यानी कि जो विबग्योर के साथ कलर हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं। किस में मिक्स होते हैं? इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं 7 के 7 कलर्स, राइट। यानी कि जो सन और जो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से आपके जो 7 कलर्स हैं वो स्कैटर ज़्यादा नहीं करते हैं, सारे के सारे कलर इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं। तो 7 के 7 कलर का जो इक्वल प्रोपोर्शन है वो होता है व्हाइट कलर। इसलिए जब सन सब 12 साढ़े 12 बजे या 1 बजे के आसपास जब हमारे ओवरहेड पे होता है तो कैसे नजर आता है बच्चों? हमें बिल्कुल व्हाइट नजर आता है। समझ में आई है सभी बच्चों को? ठीक है, जैसे कि आपको ये फिगर दिखा रही है, देखिए
ये आपको फिगर दिखा रही है। इसमें देखिए अगर हम बिल्कुल कोनों में देखते हैं यानी कि हॉरिजॉन पे देखते हैं एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, तो आपको सन और जो सराउंडिंग एरिया है वो आपको रेड नजर आएगा, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है लेफ्ट में और राइट में, क्योंकि सन से और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे दूर तक जो लाइट दिखाई देती है, कलर दिखाई देता है, वो है आपका रेड। इसलिए सन और जो उसका सराउंडिंग एरिया है वो दिखाई देता है आपको रेड। बट जब हम ओवरहेड की बात करते हैं तो सन में और अर्थ में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है और जो व्हाइट लाइट है वो सीधी अर्थ के अंदर आती है। सारे कलर इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट नहीं आती है, अलग अलग कलर की लाइट नहीं आती है, सारे के सारे इक्वल कलर आपस में कंप्लीटली इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो इसलिए आपको कैसा दिखाई देगा, वो व्हाइट दिखाई देगा व्हेन इट इज ओवरहेड। राइट बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? बताते रहिएगा वीडियो को लाइक करके, राइट, और सभी बच्चों को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट नाउ मैंने आपको कुछ टर्म्स टू रिमेंबर दिए हैं, कभी कभी आपसे पूछ ले जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन? यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब होता है जो एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है हमारे आंखों के ऊपर, जो एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है हमारे आंखों के ऊपर वो 1/16 सेकेंड तक बनी रहेगी और उसके बाद जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो आपकी इमेज भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो 1/16 सेकेंड तक बनी रहती है, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, बच्चे जल्दबाजी में इसे 16 सेकेंड लिख देते हैं, गलती से 16 सेकेंड मत लिख दीजिएगा, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया तो 16 सेकेंड तक वही ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे आंखों में बनी रहेगी, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है? ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड विजन हो गई, यानी एक डिफेक्ट ऑफ विजन है बट ये मेन डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं है। ये किस वजह से होता है? ये कॉर्नियल डिफेक्ट है, यानी कि कॉर्निया, इरेगुलर शेप कॉर्निया की वजह से हो जाता है। ये जो हमारे आंखों का जो कॉर्निया है, जो फ्रंट पार्ट आएगा, वो आपका इरेगुलर शेप हो जाए, जिसकी वजह से जो लाइट है वो कंप्लीटली आपकी रेटिना के ऊपर फोकस ना हो या इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपकी आंखों के ऊपर कम हो जाए, सारी लाइट आपकी आंखों के ऊपर ढंग से अंदर कन्वर्ज ना हो और जिसकी वजह से कम लाइट अंदर जाए और ब्लड विजन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होगा और हेडेक होगा। क्यों? जब आप बिल्कुल ध्यान लगा के किसी चीज को देखेंगे पर आपको वो दिखाई देगी नहीं, ब्लड विजन आपका होगा। कैसा विजन होगा? ब्लड विजन। तो आपकी आंखों पे जोर पड़ेगा बच्चों, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होगा और आपके सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों? सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेन डिफेक्ट में नहीं आता है, ये आपका अदर डिफेक्ट में आता है। जैसे आपके 3 डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, दैट वाज द main defects and this is the other defect of the human eye which can be corrected by the cylindrical lens। right बच्चों, तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था बच्चों, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो आपका लाइट पे बेस्ड है बच्चों। ठीक है, होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। राइट, ये चैप्टर आपको जिज्ञासा की हैंडबुक से पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके, इजी हैं, कंसाइज हैं, आप लोग जरूर परचेज करिए, सभी बच्चों को बताइए इनके बारे में। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। राइट, पढ़िए, अच्छा पढ़िए, सबसे बेटर पढ़िए, हक है आपका पढ़ना, सबको पढ़िए, सबको शेयर करिए, सबको चैनल सब्सक्राइब कराइए ताकि आने वाली वीडियोस हर बच्चे को सबसे पहले मिले, इस चैनल से मिले। फैला दो सब जगह, अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे, बेटर से बेटर पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव जिज्ञासा, जिज्ञासा है तो मुमकिन है।